आई होप आप लोग डाइपोल का लेक्चर 1 देख चुके होंगे और बाकी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डाइपोल के कैलकुलेशन, डाइपोल की वजह से फील्ड एंड पोटेंशियल को डिस्कस किया था। इक्वेटोरियल पे कितना फील्ड होगा, एक्सियल पे कितना फील्ड होगा और इन जनरल आर एंड थीटा पे कितना फील्ड होगा और पोटेंशियल होगा, इसके बारे में डिस्कशन हो गया है। अभी हम लोग देखने वाले डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई डाइपोल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो डाइपोल कितना पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। एक्सटर्नल फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा, उसको अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। सारा मैंने लिख दिया है, मैं इसे आपको समझा देता हूं। तो हमने ये एक्सटर्नल फील्ड लिया है, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है। और ये स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है जिसका डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा Q इंटू डीएल। डीएल ये डिस्टेंस है, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं इसलिए डीएल ले लिए। यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको मैंने दिखा दिया है। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे पोटेंशियल है V माइनस और पॉजिटिव चार्ज पे पोटेंशियल है V प्लस। लेट अस एज्यूम पोटेंशियल एट पॉजिटिव and negative charge of the electric dipole due to external field is V plus and V minus respectively। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे V प्लस, नेगेटिव चार्ज पे V माइनस हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है। अब हम लोग इसमें कहेंगे कि भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा कितना। तो इसके लिए हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि एक्सटर्नल एजेंट अगर इंफिनिटी से पहले पॉजिटिव चार्ज लाया और फिर बाद में एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज लाया तो ये डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन इस फील्ड में बन गया। तो डाइपोल का फॉर्मेशन करने में एक्सटर्नल को जो वर्क करना पड़ा, दैट वर्क विल स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो उसी को मैंने लिख दिया है, नाउ वी विल कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल at given points from infinity। इंफिनिटी से इन चार्जेस को लाने में एक्सटर्नल को जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क हो गया इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क हो गया डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू U माइनस 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अभी मैं इसका U कह रहा हूं और जब ये चार्जेस इंफिनिटी पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी उस कॉन्फ़िगरेशन का 0 है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। और यहां के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहां के लिए भी चार्ज इंटू पोटेंशियल। देखिए आपको बताया था बेसिक पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज लिखे थे, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V प्लस और यहाँ का Q इंटू V माइनस। इन दोनों में Q को कॉमन ले लिया तो ये V प्लस और ये V माइनस ऐसा लिख दिया हमने और Q इंटू डेल्टा V लिख दिया। अब हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन dV इक्वल्स टू E डॉट dl। ये डेल्टा V बोलिए या dV बोलिए, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे इसके जगह पे डेल्टा V के जगह पे मैंने लिख दिया माइनस ऑफ E डॉट dl। अब E को अलग कर दिया, dl को Q के साथ ले गया तो Q dl डॉट ई। Q dl क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया Q dl डाइपोल मोमेंट और ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में माइनस P डॉट E होता है। ठीक है, मैं जितना कुछ भी लिख सकता था पहले ही लिख दिया था ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं और टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो माइनस P डॉट E से यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे, मतलब माइनस PE cos थीटा। माइनस PE cos थीटा को यूज करके आप डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी किसी एक्सटर्नल फील्ड में फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी कैलकुलेशन है,
बहुत सिंपल थ्योरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ वी विल स्टडी टॉर्क experienced by an electric dipole in an external electric field। मीन्स एक्सटर्नल फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, तो उसका मैंने सारा डिटेल यहां पे दिया है, इसको एक एक करके मैं समझा रहा हूं। तो टॉर्क का इक्वेशन ड्राइव करने के लिए मैंने फील्ड लिया है यूनिफॉर्म, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। लेट अस assume a small dipole is placed in an external uniform electric field E। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल मैंने रख दिया है जिसका डाइपोल मोमेंट Q इंटू वेक्टर L है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन। मैंने एक इधर रेफरेंस पॉइंट लिया है, इस रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है। देखिए अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या कैलकुलेशन है उसको समझा रहे हैं हम लोग। तो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर लिया, इस रेफरेंस पॉइंट से दोनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर मैंने दिखा दिया। क्यों? क्योंकि बेसिक से जाएंगे तो टॉर्क के लिए R क्रॉस F करना होगा, तो R वेक्टर मैंने दिखा दिया है। इस पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू वेक्टर E, और निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा माइनस Q इंटू वेक्टर E। अब हम लोग पॉइंट O के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट O के अबाउट टॉर्क हो जाएगा R2 क्रॉस Q इंटू वेक्टर E। टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है? R क्रॉस F। तो ये R है और ये F है, ये R है और ये F है, तो R क्रॉस F दोनों के लिए कर दिया मैंने। Q को दोनों से बाहर ले लिया, R2 माइनस R1 बचेगा क्रॉस E। R2 माइनस R1 को यहां पर ट्रायंगल लॉ लगाकर फाइंड आउट किया। यहां ट्रायंगल लॉ लगाया, R1 वेक्टर प्लस L वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। अब देखिए यहां पर लिखा है मैंने R1 वेक्टर प्लस L वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। सो L वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहां पे ये L वेक्टर मिल गया, तो R2 माइनस R1 की जगह वेक्टर L लिख देंगे, तो Q इंटू वेक्टर L क्रॉस E। और ये QL क्या है? ये QL है डाइपोल मोमेंट। ये QL जो है यहां पर, ये QL डाइपोल मोमेंट है। तो टॉर्क आ गया O पॉइंट के अबाउट P क्रॉस E। टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज P क्रॉस E। और यहां पे देखिए जो टॉर्क कैलकुलेट किया, इसके लिए मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। तो टॉर्क अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तब भी बेसिक इक्वेशन R क्रॉस F ही रहेगा, तो इक्वेशन के वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ऑल्दो वी हैव कैलकुलेटेड टॉर्क अबाउट पॉइंट O, but it is independent of reference point when the field is uniform। देखिए स्टेटमेंट का मतलब समझिए, सब अच्छे से मैं समझा रहा हूं एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बात कर लेते हैं कि ये टॉर्क मैंने पॉइंट O से कैलकुलेट किया है और यूनिफॉर्म फील्ड लिया था। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तो इस पे अलग फोर्स लगेगा, इस पे अलग फोर्स लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देंगे। अब यूनिफॉर्म फील्ड लिया है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट कोट किया है, स्टेटमेंट कोट किया है कि although we have calculated torque about O, but it is independent of reference point when the field is uniform। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखा है तो यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क होगा वो रेफरेंस पॉइंट के इंडिपेंडेंट होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं O पॉइंट को यहां न लेकर यहां लेता तब भी टॉर्क सेम आता, यहां लेता तब भी सेम आता, यहां लेता तब भी सेम आता। मतलब इस डाइपोल पे जो टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड में, वो रेफरेंस पॉइंट के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये एक कपल है। कपल पे क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने से क्या होता है? नेट टॉर्क रेफरेंस पॉइंट के इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे अगर यही मैं कहूं कि यहां से प्लस F और यहां से ये प्लस F ऐसे फोर्स लग रहा है और ये लेंथ लेटर से L है, तुम सेंटर से अगर मान लो टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो लिखोगे F इंटू L बाई 2
प्लस एफ इंटू एल बाई टू, दैट मीन्स एफ एल। देखिए इस सेंस में इसका सेंटर से अगर टॉर्क देखेंगे तो ये टॉर्क रहेगा, यहां से ये रहेगा, तो ये टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर आप यहां से टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो यहां से क्या होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट मान लेते हैं पी, टॉर्क अबाउट पी, तो टॉर्क अबाउट पी हो जाएगा एफ इंटू एल प्लस एफ इंटू जीरो, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, एफ एल। इन दोनों पॉइंट से सेम आ गया। अब अगर मान लीजिए कोई आप नीचे पॉइंट लेते हैं, यहां पे ओ पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस एक्स है, तो आप कहेंगे टॉर्क अबाउट ओ इक्वल्स एफ ऑफ एल प्लस एक्स। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया हूं, इसके अबाउट देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज देगा, लेकिन ये देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एफ इंटू एक्स। इनको सॉल्व करेंगे एफ एल आ जाएगा क्लॉकवाइज, दैट इज टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो कपल पे जो टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट होता है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट कोट किया कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल पे जो नेट टॉर्क होगा वो कहीं से भी कैलकुलेट करें सेम रहेगा। तो डाइपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P क्रॉस E। अब इसको भी याद रखना है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस P डॉट E, टॉर्क क्या है, P क्रॉस E। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क पे छोटे छोटे एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल लिया हूं पोटेंशियल एनर्जी पे, एक एग्जांपल लिया हूं टॉर्क पे। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया है, एक ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट Q इंटू एल है, ये डाइपोल Q इंटू एल है, ऊपर की तरफ है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Q ई नॉट राइट साइड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अभी एंगल 90 डिग्री है। A small electric dipole of moment P having moment of inertia I, it is placed in uniform field E naught as shown in figure and released. Find angular velocity of dipole when it turn through 90 degree. मतलब यहाँ पे छोड़िए डाइपोल को, यहां से जब ये 90 टर्न कर गया उस समय डाइपोल का एंगुलर वेलोसिटी कितना है। तो इसमें बेसिकली हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग इनिशियली इसको रिलीज किए हैं रेस्ट से तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि P डॉट E करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, डाइपोल मोमेंट ऊपर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। दो वेक्टर 90 डिग्री पे अगर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहेगा, बिकॉज वी हैव रिलीज्ड इट फ्रॉम रेस्ट। अब फाइनल जब ये टर्न कर गया 90 डिग्री तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री एंगल पे आ गया, so फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस P E नॉट cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी विल अज्यूम कि अगर ये ओमेगा से भी ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसके बेसिस पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, और इसको सॉल्व कर दिया और यहां से इस क्वेश्चन का एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन में फिर से मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्टेड है जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है। एक डाइपोल है, ये डाइपोल का अभी डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है वो फील्ड के साथ 0 डिग्री पे है, डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है वो अभी फील्ड के साथ 0 डिग्री पे है, दोनों 0 डिग्री एंगल पे है। इस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है कि ये डाइपोल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या करना, हमें डाइपोल को लिटिल डिस्प्लेस करके रिलीज कर देना है और उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। इस डाइपोल को यहां से हल्का स्मॉल एंगल थीटा नीचे या ऊपर ऐसे यहां से ये पोजीशन पे हल्का इधर रोटेट किए या फिर इधर रोटेट किए छोड़ देंगे तो ये डाइपोल इस तरीके से ऑसिलेशन परफॉर्म करने लगेगा। इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कहें कि लेट अस अज्यूम डाइपोल इज
रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल थीटा, जिसको मैंने यहां डायग्राम पे दिखाया है कि ऐसे था डाइपोल, किस तरीके से डाइपोल था, इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिए। तो डायरेक्शन जो टॉर्क हम लोग पढ़े हैं उसका इक्वेशन होता है P क्रॉस E। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, P से E की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस P क्रॉस E। तो P से E की तरफ अगर कर्ल करेंगे तो अंदर की तरफ है, और ये टॉर्क इस पे किधर मिल रहा है, तो इस सेंस में टॉर्क मिल रहा है, मतलब ये रिस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है डाइपोल को। ये अगर रिस्टोरिंग टॉर्क है तो डेफिनेटली ये डाइपोल क्या होगा, वापस आएगा। जब यहां से इधर आएगा तो यहां से मैंने अगर सपोज रिलीज किया और यहां से जब इधर आ गया तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, तो यहां रुकेगा नहीं, सेम एंगल आगे जाएगा और इस तरीके से ये ऑसिलेशन करने लगेगा। तो इसके लिए टॉर्क इक्वेशन अप्लाई कर दिए अभी किसी थीटा में, P नॉट साइन थीटा। थीटा चूंकि स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन बात करना है, तो हमें पता है कि अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे P नॉट थीटा हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया है P नॉट थीटा, और टॉर्क को आई अल्फा भी लिख सकते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क बाई आई। तो यहां से ये जो यहाँ पे जो इक्वेशन आया, यहां से आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस टॉर्क इज रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड हेंस वी कैन से द गिवन मोशन विल बी SHM। और ये टर्म हो गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, मतलब ओमेगा का वैल्यू निकाल लिया, और टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू रख के हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये एक इलस्ट्रेशन था एनर्जी पे, एक इलस्ट्रेशन है ये टॉर्क पे। ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। अब मैं इसमें आगे बताता हूं कि किसी डाइपोल पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, लोग टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी देख चुके, उस पे इलस्ट्रेशन देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं फोर्स ऑन डाइपोल। इसमें मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है। ये फर्स्ट एग्जांपल में ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। इसी के पैरेलल में ये डाइपोल रखा है, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के पैरेलल में ये डाइपोल रखा है। ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज। इस डाइपोल पे हमें नेट फोर्स देखना है। तो देखिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसका मतलब हुआ दोनों चार्जेस पे इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां सेम है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में ये फोर्स लगा दिया, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट में। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इस डाइपोल पे नेट फोर्स 0। देखिए ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, इसलिए एक पहला फोर्स को लिखा और ये दूसरा फोर्स को लिखा, दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ और नेट फोर्स 0। ये मैथमेटिकल, इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, सिंस चार्जेस ऑफ डाइपोल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, सो फील्ड विल बी सेम एट चार्जेस ऑफ द डाइपोल। यहां और यहां फील्ड सेम होगा, फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी 0। तो यहां से एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। अगर हम लोग डाइपोल पे नेट फोर्स देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमेशा ही डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स 0 होगा लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल का। अभी डाइपोल को हमने रखा था लाइन चार्ज के पैरेलल, इस बार डाइपोल को थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर दी। जैसे ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज इस तरीके से, डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये है इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और ये है डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल के सेंटर से
लाइन चार्ज का डिस्टेंस है r, डाइपोल के सेंटर से लाइन चार्ज का डिस्टेंस है r, और ये r का वैल्यू मच ग्रेटर है a से। डाइपोल मोमेंट q इंटू 2a है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और ये डाइपोल है। डाइपोल का ओरिएंटेशन अगर इस तरीके से है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज में फोर्स फील्ड के अपोजिट में, क्योंकि ये लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज का फील्ड तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट में फोर्स लग गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग गया। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज का जो फील्ड होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसलिए इससे इसका डिस्टेंस कम है तो यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका मतलब फोर्स F1 का वैल्यू ज्यादा होगा, F2 का वैल्यू कम होगा। F1 विल बी ग्रेटर देन F2। अब F1 है कितना, F1 है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r माइनस a, और ये डिस्टेंस है r प्लस a। तो इस पे फोर्स लिख दिया फील्ड इंटू चार्ज, इस पे फोर्स लिख दिया फील्ड इंटू चार्ज। तो ये दोनों फोर्सेस मैंने लिख दिया। अब नेट फोर्स के लिए चूंकि F1 का वैल्यू F2 से बड़ा है, सिंस F1 इज ग्रेटर देन F2, सो नेट फोर्स विल बी F1 माइनस F2 टूवर्ड्स द लाइन चार्ज। तो मैंने लिख दिया नेट फोर्स F1 माइनस F2, F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू प्लेस कर दिया। इसमें से लैम्डा क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर ले लिया और थोड़ा सा इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद या लैम्डा क्यू 2a बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए ये वाला टर्म जो है, ये टर्म जो है ये डाइपोल मोमेंट हो गया, और यहाँ पे ये एजम्पशन लिया है कि r का जो वैल्यू है वो मच ग्रेटर है a से, इसलिए r स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। सो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटेड एज r स्क्वायर। तो इसकी जगह पे r स्क्वायर लिख दिया। सो नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल विल बी लैम्डा p बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, इसी में एक और थर्ड एग्जांपल इसी का लूंगा मैं, और उसको मैं बोर्ड साफ करने के बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चों अब हम लोग थर्ड इलस्ट्रेशन देख रहे हैं फोर्स पे, सिमिलर काइंड का। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और ये डाइपोल है। इस बार ओरिएंटेशन कुछ ऐसे है कि ये है लाइन चार्ज और डाइपोल इस तरीके से है, लाइन चार्ज इस तरीके से है और डाइपोल इस तरीके से है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन है, ये है लाइन चार्ज और ये है डाइपोल। तो लाइन चार्ज का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ये डाइपोल और लाइन चार्ज के बीच में r डिस्टेंस है। डाइपोल मोमेंट p q इंटू 2a है। फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू लाइन चार्ज। इस लाइन चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा उसे फाइंड आउट करना है। तो देखो इस ओरिएंटेशन को मैं थोड़ा चेंज किया हूं। मैंने क्या किया, लाइन चार्ज को ऐसे मान लिया, ऐसे। ये है लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज इस तरीके से है। आप लोगों को दिख रहा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज कुछ इस तरीके से है, और डाइपोल को मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, डाइपोल को ऐसे एज्यूम कर लिया। तो ये डाइपोल हो गया, ये लाइन चार्ज हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों कैसे है, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से है। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, लाइन चार्ज को ऐसे मान लिया तो डाइपोल इस तरीके से हो गया। अब इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज से दोनों चार्जेस का डिस्टेंस इक्वल है, दोनों चार्जेस का डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन फील्ड अलग अलग है डायरेक्शन वाइज। पॉजिटिव चार्ज से यहां पे इधर फील्ड जाएगा, ये लाइन चार्ज से यहां से इधर फील्ड होगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज पे भी फील्ड इधर होगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फोर्स इधर। तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इसका फील्ड लिख दिया, इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फोर्स हो गया इस पॉजिटिव चार्ज पे। इसको असाइन कर दिया F0, ये जो वैल्यू था इसको F0 बोल दिए। तो यहां पे भी फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन इससे क्या है, डिफरेंट है। तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, लेकिन क्या है डायरेक्शन वाइज F0, डायरेक्शन इधर हो गया, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब अपोजिट नहीं बोलेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट फील्ड इधर होगा। इस लाइन चार्ज का जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लग गया, ये F0,
और ये एफ नॉट मैग्नीट्यूड वही सेम है। अब एफ नॉट को कंपोनेंट लिए तो इस एफ नॉट का इधर कंपोनेंट कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट साइन थीटा, इस एफ नॉट का इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों कैंसिल कर जाएगा एक दूसरे को। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी जो डायग्राम है उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपको एफ नॉट साइन थीटा राइट साइड और एफ नॉट कॉस थीटा लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये दोनों मिलाकर 0 हो जाएगा और दोनों का एफ नॉट कॉस थीटा ऐड हो रहा है नेट एक डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू 2 एफ नॉट कॉस थीटा। 2 एफ नॉट का वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने असाइन किया एफ नॉट के, ये रख दिया इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे किस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना है। तो कॉस थीटा b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, तो a बाई दिस। देखिए कॉस थीटा कैलकुलेट कर रखा है, इसके जगह पे यहां रख दिए। अब न्यूमरेटर में हो गया 2 लैम्डा क्यू ए, 2 लैम्डा क्यू ए, और डिनोमिनेटर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का मिलाकर किया जाएगा। अब q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट गिवन है तो इसको डाइपोल मोमेंट p से रिप्लेस कर दिए, और डिनोमिनेटर में यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आर स्क्वायर। क्यों? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटेड एज आर स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज आर इज मच ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर ले लिए और डाइपोल इस फोर्स हो गया लैम्डा p बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारा है लेकिन हम लोग कुछ ही चीजों को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक और इसका छोटा सा थ्योरी होता है कि डायरेक्ट तरीका होता है कि अगर आपको फील्ड ना नॉन यूनिफॉर्म है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे छोटा सा तरीका है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म है और इसमें एक स्मॉल डाइपोल रखा हुआ है फील्ड के डायरेक्शन में, स्मॉल डाइपोल है, स्मॉल डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है। यहां का अगर तुम फील्ड E बोलते हो तो यहां का फील्ड हो जाएगा E प्लस समथिंग DE। ठीक है, एक स्मॉल डाइपोल लिए, डाइपोल के डायरेक्शन में ही फील्ड वेरिएबल है, डाइपोल के डायरेक्शन में ही फील्ड वेरिएबल है, तो आप E और यहां पे E प्लस DE बोलेंगे। तो इस पे फोर्स जो होगा वो लगेगा F इक्वल्स आप कह सकते हैं Q इंटू E प्लस DE माइनस Q इंटू E। यहां निगेटिव चार्ज है अपोजिट में, यहां पॉजिटिव चार्ज है फील्ड के डायरेक्शन में, और ये F हो जाएगा Q इंटू DE। ठीक है, फोर्स ये हो गया Q इंटू DE। अब इसको रिलेट हम लोग कर देंगे, कि इस पे यहां पे फोर्स का ये वैल्यू लिख दिया। DE को हम लोग कह सकते हैं बाई ऐसा कर देते हैं ना, इसको ये Q को लिख सकते हैं, Q को लिख दीजिए, इसको छोड़िए, Q को लिख दीजिए P बाई DL। ये DL है, इसका लेंथ, मतलब डाइपोल मोमेंट यहां पे आप ले रहे हैं Q इंटू DL। ठीक है ना, E प्लस DE राइट साइड हो गया फोर्स माइनस QE, तो ये DE हो गया। तो यहां पे आप फोर्स को लिख सकते हैं P इंटू DE बाई DL। ठीक है, जैसे माइनस P डॉट E था ना, उससे भी आ जाता, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने पे फोर्स आता है, तो P इंटू DE बाई DL, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू डेल E बाई डेल L। इससे सिर्फ ये तब लगेगा, मतलब इजी वे में आप तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल होगा। फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल होगा तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो भी वेरिएबल है डिस्टेंस, उसके टर्म्स में, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर आप याद कर पा रहे हैं तो अभी हम लोग एक एग्जांपल किए थे कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और इसमें एक डाइपोल ऐसे रखे थे हम लोग, तो यहाँ R पे फील्ड क्या बोलेंगे, तो R पे फील्ड बोलेंगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर ये फील्ड है तो DE बाई DR का वैल्यू हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर
अब इसमें हम लोग ये जो फोर्स अप्लाई किए, इसमें जो फोर्स लिखेंगे तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू दिस डाइपोल इंटू DE by dr, that means lambda p by 2 pi epsilon नॉट r स्क्वायर। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ये माइनस है इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पे नेट फोर्स जो है अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स द डाइपोल, टुवर्ड्स द लाइन चार्ज आया था, ठीक है, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। तो आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं बहुत सारे केस में, और वहां से आपको ये फोर्स को दे सकता है, लेकिन तभी आप यूज कीजिए जब फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल रखा है। अगर ओरिएंटेशन अलग है तो बेसिक मेथड से जाइए कि चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मेरे हिसाब से डाइपोल के लिए इतना सफिशियंट है, और बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम लगेगा और उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होते चला जाएगा, ठीक है। तो आगे के लेक्चर्स में कंडक्टर्स पढ़ाया जाएगा।